गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है यह भी, क्योंकि आपका आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 का आपका अर्थशास्त्र जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का आपका जो आपका संपूर्ण अर्थशास्त्र रहेगा। यह वीडियो आपका जो पूरा एक ही वीडियो में पूरा अर्थशास्त्र का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव और एक वन लाइनर क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू प्लस वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब जो ऑब्जेक्टिव सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और आपका एक वाक्य या एक शब्द में जो आंसर देने वाले प्रश्नों का यह संग्रह रहेगा यह वीडियो। और चैप्टर वाइज क्या है वो, चैप्टर वाइज, क्योंकि चैप्टर वाइज जो वीडियो होता है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट छिपा रहता है। आपको यदि किसी भी चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए आपका चैप्टर वाइज वीडियो है और आपका बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा इकोनॉमिक्स को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। टोटल चैप्टर को जितना चैप्टर है, 5 चैप्टर इकोनॉमिक्स में है, पाँचों चैप्टर को चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। जो आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आपका झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा यह वीडियो, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। और 20 तारीख को आपको यह फ़ायदा देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग मिस नहीं करेंगे। ऐसा अपॉर्चुनिटी फिर बार बार नहीं आएगा। एक बार आपको यह अवसर मिला है तो उसका सदुपयोग कीजिए। पूरा वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और 4-5 बार वॉच करके जाइए। इससे पहले आपका संपूर्ण इतिहास का वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, संपूर्ण नागरिक शास्त्र का है, संपूर्ण भूगोल का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका सब्जेक्टिव सब इसके अंदर से ही रहेगा, इतना तो 100% गारंटी है। इसलिए आप वीडियो को पूरा फुल देखेंगे और बहुत ही आपका इम्पोर्टेंस होगा। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का जो आपका फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन आपका क्या है, विकास। क्या है, इकोनॉमिक्स का आपका जो अर्थशास्त्र जो है वो आपका अर्थशास्त्र में आपका आर्थिक विकास की समझ के बारे में आपको ये आपका लेसन रहेगा। और ये आपका फर्स्ट लेसन आपका है इकोनॉमिक्स का विकास, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। जो आपका अर्थशास्त्र में जो विकास है उसको आज हम देखेंगे चैप्टर वाइज, आपका एमसीक्यू प्लस वन लाइनर। तो आज यह जो आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन है विकास, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेवलपमेंट। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पहले देखेंगे एमसीक्यू, उसके बाद फिर वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आज एक ही वीडियो में आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग बहुत अच्छा से उसको ध्यान से सुनेंगे। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जो है सामान्यतः किसी देश का विकास जो है वो आपका प्रति व्यक्ति आय को भी ध्यान में रखा जाता है, औसत साक्षरता को भी ध्यान में रखा जाता है और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, तीनों को ध्यान में रख करके वो आपका निर्धारित किया जाता है देश की विकास। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नांकित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो आपका क्या है, आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नांकित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो आपका श्रीलंका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का जो मानव विकास के लिहाज से जो है श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। भारत से बेहतर किसका है, श्रीलंका की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो आपका यूएस जो है 955 अथवा कम है तो निम्न आय वर्ग के देश कहलाते हैं। क्या कहलाता है, यदि कोई भी देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है
डॉलर में आपका यूएस का डॉलर क्या होता है, ये डॉलर का सिंबल है, 955 से वह कम है तो वह क्या कहलाएगा, निम्न वर्ग के देश कहलाएंगे। 955 से कम है जो भी देश का डॉलर में उसका प्रति व्यक्ति आय तो वह क्या कहलाएगा, निम्न आय वाले वर्ग के लिस्ट में रहता है। तो वह क्या है, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय $955 से कम रहेगा तो वह क्या है, निम्न आय वर्ग के देश कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शिशु मृत्यु दर किस बात की सूचक है। तो शिशु मृत्यु दर जो है किस बात की सूचक है, तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर का सूचक है। यानी किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या जो है क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेहतर मजदूरी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। बेहतर मजदूरी क्या है आपका, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए जो है वह विकास का लक्ष्य हो सकता है, क्या, बेहतर मजदूरी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 16,500। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा 16,500। वर्ष 2000 में जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना थी, 16,500 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है। तो क्या है, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर क्या है 4 इसका सही हो जाएगा। कौन सा देश विकास के संदर्भ में क्या है वो सर्वोत्तम है, तो आपका श्रीलंका। विकास के संदर्भ में सबसे अच्छा देश कौन है, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो क्या है, तो कौन से प्रदेश में, तो आपका केरल राज्य की जो है शिशु मृत्यु दर क्या है वो सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है, तो क्या है आपका, लोगों का संपूर्ण विकास के द्वारा वो प्रदर्शित करता है। मानव विकास सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है, लोगों का संपूर्ण विकास। मानव विकास सूचकांक जो है क्या करता है, लोगों का संपूर्ण विकास को प्रदर्शित करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, क्या है HDI। चलिए मानव विकास सूचकांक HDI जो है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है क्या करता है, क्या प्रदर्शित करता है, लोगों का संपूर्ण विकास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा देश अल्प विकसित देश है। तो क्या है, इनमें से सभी, भारत भी क्या है वो अल्प विकसित देश है, बांग्लादेश भी क्या है अल्प विकसित, और चीन भी क्या है अल्प विकसित। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। भारत, बांग्लादेश, चीन ये सभी क्या है वो अल्प विकसित देश है, इन्हीं पूर्ण विकसित वो नहीं है। भारत, बांग्लादेश, चीन ये सब क्या है अल्प विकसित देश है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। किससे औसत आय भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से हम क्या पाते हैं जब हम एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं, तो वो क्या है आपका, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय निकालने का वह सूत्र है जो जब एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग कर देंगे तो क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय। क्या है, प्रति व्यक्ति आय। मान लिया जाए किसी देश का जनसंख्या, मान लिया आपका मान लिया किसी देश का आपका इनकम जो भी है, मान लिया सपोज वह 5 लाख है, क्या वो 5 लाख है, तो 5 लाख मान लिया है 5 लाख है, तो 5 लाख है और जनसंख्या उसका हो गया आपका क्या बोलते हैं 10 लाख, तो क्या हो गया इसका प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा आपका 50,000 करके हो जाएगा। तो इसको भाग कर देंगे, मान लीजिए इसको 5 लाख इसका जनसंख्या है और इसका 5 लाख उसका क्या है इनकम है, राष्ट्रीय आय क्या है 5 लाख,
और आपका क्या है उसका जनसंख्या है आपका मान लिया जाए 1,00,000। चलो क्या है जनसंख्या मान लिया क्या है 1,00,000। जनसंख्या जब हो जाएगा 1,00,000, जनसंख्या हो जाएगा 1,00,000, तो 1,00,000 है ना 1,00,000 तो कट जाएगा कितना हो जाएगा इसका प्रति व्यक्ति क्या हो गया 5 रुपया हो गया। तो सीधा सा समझना है कि कोई भी देश का जो राष्ट्रीय आय है उसको जनसंख्या से भाग करने पर वो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, ये आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय का सूत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। यह परिभाषा है जब हम देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग करते हैं तो वह क्या होता है प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में 15+ यानी 15+ मतलब क्या 15 से अधिक के आयु समूह में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है, वो क्या है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर क्या है 4 सही हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है 15 विश्व में जो है वर्ल्ड में जो है सबसे अधिक 15+ यानी 15+ से अधिक एज के जो समूह है वह क्या है अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है वह क्या है बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या है वो सबसे अधिक क्या है वो अनपढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है तो यूएनडीपी। क्या है यूएनडीपी। मानव विकास जो हुआ जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, इसको आप मानव विकास रिपोर्ट बोल सकते हैं या फिर मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है आपका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक HDI को ही बोलते हैं। यह किसके द्वारा जारी करता है तो वो यूएनडीपी। क्या है यूएनडीपी, यूएनडीपी क्या है वो यूएनडीपी द्वारा वो जारी करता है किसको HDI को। ये क्या है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी द्वारा पेश किया जाता है किसको मानव विकास रिपोर्ट को। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, शॉर्ट नाम क्या हो गया मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये दोनों को जारी करता है यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसका हिंदी नाम है मानव विकास सूचकांक और HDR का हिंदी नाम है मानव विकास रिपोर्ट जिसका फुल फॉर्म है HDR का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट। यह दोनों को जो है जारी करता है कौन यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है एक संस्था है जो जारी करता है HDI को और HDR को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक और मानव विकास रिपोर्ट जो दोनों यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। जो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आपका यूएनडीपी का फुल फॉर्म है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का वो संस्था है जो जारी किया जाता है HDR को और HDI को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है तो स्वास्थ्य शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय यह सभी को ध्यान में रखकर उसका तुलना किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट जो है आपका मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR का पूरा नाम क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हिंदी में होता है मानव विकास रिपोर्ट जो कौन पेश करता है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह USA का संस्था है। अब देखिए वो किस आधार पर वो जारी करता है वो स्वास्थ्य शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों को ध्यान में रख के वो HDR को क्या करता है वो जारी किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नवीकरणीय साधन का उदाहरण है भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या वो नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। भूमिगत जल क्या वो नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। कोयला पेट्रोल ये सभी क्या है और नवीकरण संसाधन। और नवीकरण संसाधन क्या होता है वो जिसका वो संसाधन जिसका भंडारण क्या होता है सीमित होता है और उसको बनने में बहुत दिन लग जाता है। और नवीकरण संसाधन का भंडारण क्या होता है असीमित होता है और उसको बनने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगता है। तो इसलिए भूमिगत जल क्या वो नवीकरण संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होता है भिन्न या परस्पर विरोधी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। लोगों के विकास का लक्ष्य जो हुआ भिन्न होता है अलग अलग होता है और परस्पर विरोधी होता है। एक दूसरे का क्या होता है वो
विरोधी होता है। चलिए, लोगों का विकास का लक्ष्य क्या होता है? भिन्न या परस्पर विरोधी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रतिवर्ष या उससे अधिक है, वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? तो आपका विकसित। 2017 में यदि जिसका $12,056 प्रतिवर्ष उससे अधिक उसका प्रति व्यक्ति आय था, तो वह देश क्या है? वो विकसित देश कहलाएंगे। ठीक है, अभी अलग हो गया। अभी इसका 2020 में उसका जो है आपका क्या है 16,000। ये जो भारत का जो आपका 2000 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 16,500। चलिए, ये रुपया में है, ये डॉलर की बात कर रहा है। ये डॉलर अलग होता है, रुपया अलग होता है। डॉलर में $12,056 प्रति वर्ष यदि वो है किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय 2017 के अनुसार, तो वो क्या है? विकसित देश कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। विकास, सतत विकास क्या है? सतत विकास का क्या उद्देश्य है? विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए जो है विकास हो, उसको उसी को सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? वर्तमान में विकास होना चाहिए और आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो विकास हो, उसको सतत विकास कहते हैं। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। ऑप्शन नंबर 3, केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल राज्य की साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, केरल। यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है, तो जनसंख्या क्या है? 5,000 है, तो उस देश की कुल आय क्या हो जाएगा? देखिए अभी आपको पता है ना, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता था? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता था? प्रति व्यक्ति आय मतलब 500 है, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते थे? कुल जनसंख्या बटा वो आपका जो है आपका ये क्या बोलते हैं, कुल आय। कुल आय निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए कुल आय निकालने का सूत्र क्या है आपका? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय गुना कुल जनसंख्या। तो कितना हो गया? 25, इधर 2 जीरो, इधर फिर 3 जीरो, कितना हो गया? ऐसा हो गया 25 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 लाख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्या है? कुल आय निकालने का फॉर्मूला क्या है? कुल आय निकालने का प्रति व्यक्ति आय गुना कुल जनसंख्या। ये आपका हो जाएगा कुल आय निकालने का, किसी भी देश का कुल आय निकालने के लिए क्या है? प्रति व्यक्ति आय गुना कुल जनसंख्या। अभी आपको बताया था, इसका आंसर हो गया 25 लाख। आपको अभी बताए थे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है आपका, प्रति व्यक्ति आय का क्या बताया? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या बताए थे? कुल आय बटा कुल जनसंख्या। तो इसी से ही आपका यह निकल जाएगा। अभी जो था प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? कुल आय बटा कुल जनसंख्या। इस फार्मूला पे रखेंगे तो क्या निकल जाएगा? ये वाला भी निकल जाएगा, क्योंकि अब कुल आय यहाँ पे दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, इसको इसी से निकाल लीजिएगा। तो ये प्रति व्यक्ति आय बराबर, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या हो गया? कुल आय बटा कुल जनसंख्या। और यदि बोलेगा, यही यहाँ पे बोल रहा है कुल आय, तो कुल आय का सूत्र क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय गुना कुल जनसंख्या। बात वही है, इसी फार्मूला से निकलेगा। कुल आय का फार्मूला क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय गुना कुल जनसंख्या। तो आपको दोनों गुना कर देंगे, 500 गुना 5,000 तो हो जाएगा 25 लाख। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें सभी, मतलब आपका प्रति व्यक्ति आय भी सही होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य का स्तर भी सही होना चाहिए और लोगों के शिक्षा स्तर भी। इन तीनों, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा, तीनों को ध्यान में रख कर यूएनडीपी जो है उसका विकास को बताता है कि सभी प्रति व्यक्ति आय भी अच्छा है, लोगों का स्वास्थ्य का स्तर भी अच्छा है और लोगों की शिक्षा का स्तर भी अच्छा है। क्या हो गया आपका? यूएनडीपी उसको विकास के लिस्ट में उसको रखेगा। यूएनडीपी जो जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वह क्या करता है? इसी चीज़ को ध्यान में रखे, इसका इनकम देखता है, उसका शिक्षा का स्तर देखता है और हेल्थ को भी देखता है। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, तीनों चीज़ को, हेल्थ और फिर क्या,
एजुकेशन और इनकम, ये तीनों को देखकर ही वो यूएनडीपी रिपोर्ट जारी करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक हो तो क्या होगा? समृद्ध देश कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। और दूसरा, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम हो तो वह निम्न आय वाला देश कहलाएगा। तो ये दोनों बात क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। विश्व बैंक का जो लिस्ट है, वो जो विश्व विकास रिपोर्ट जो आपका 2017 में जो जारी किया गया था, विश्व बैंक के द्वारा जो विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट WDI वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी किया 2017 में, यह क्या बात बताया था कि $12,056 प्रति व्यक्ति डॉलर से प्रति व्यक्ति आय यदि उससे अधिक या उसके बराबर होगा तो वह विकसित देश होगा, और $955 प्रति व्यक्ति आय उससे कम होगा तो वो क्या कहलाएगा? निम्न स्तर का देश कहलाएगा। तो ये सभी दोनों बात क्या हो? सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, कौन करता है? धारणीय विकास। क्या करता है? धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, धारणीय विकास। भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन परिभाषित करता है? धारणीय विकास। क्या करता है? भावी पीढ़ी के कल्याण को धारणीय विकास परिभाषित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित से क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्रति व्यक्ति है। किसी राष्ट्र का कुल जनसंख्या से भाग देने पर, राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अभी आपको बताए थे कि प्रति व्यक्ति आय का क्या सूत्र बताए थे? कुल आय बटा कुल जनसंख्या। तो आपका प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? कुल आय बटा कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति बराबर क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो गया? कुल आय बटा कुल जनसंख्या। और यदि आप बोलेगा कुल आय बोलेगा तो प्रति व्यक्ति आय गुना कुल जनसंख्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो? तो ये क्या है? उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उससे भी मिले। ये आपका एक अमीर परिवार की लड़की का विकासात्मक लक्ष्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो क्या है? कोयला भी क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पेट्रोलियम भी क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। विद्युत भी क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए अब इस लेसन का 27 आपका क्या था? 27 MCQ था। जो आपका अर्थशास्त्र का जो पहला अध्याय है, क्लास 10 का जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, इसका फर्स्ट लेसन जो है क्या है? विकास। इसका 27 MCQ था जो आप लोगों ने कर लिया या देखा, समझा। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी करने जा रहे हैं। चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी लेसन का, विकास का ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। चलिए, विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? तो वह डॉलर। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ये तो वन लाइनर है ना। विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? तो डॉलर में। विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? तो डॉलर। चलिए, केंद्र सांख्यिकी संगठन जो है आपका 1955 से राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है। केंद्र सांख्यिकी संगठन जो है आपका 1955 से राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक जो आपको अभी बताए थे HDI, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो USA होता है, संयुक्त राष्ट्र को क्या बोलते हैं? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम जो है कब तैयार और कब प्रकाशित किया गया था? 1990।
HDI कब पब्लिश हुआ था, कब उसको फर्स्ट बार उसको जारी किया गया था? UNDP के द्वारा 1990। HDI मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP कौन जारी करता है? UNDP द्वारा क्या जारी करता है? HDI और HDI और HDR को कौन जारी करता है? UNDP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपका USA का संगठन है, उसका हिंदी नाम होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीवन प्रत्याशा का अर्थ है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP का अर्थ क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, GDP का क्या अर्थ होता है? GDP सकल घरेलू उत्पाद, यह हिंदी हुआ, अंग्रेजी में होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? औसत आय। क्या है? औसत प्रति व्यक्ति आय। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? औसत आय प्रति व्यक्ति आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मान लें कि किसी देश में 4 परिवार है और इन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, और अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार का कितना हो जाएगा? देखिए 4 परिवार है और प्रति व्यक्ति आय कितना? 5, तो 5,000 है, तो 4 परिवार है तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 20,000। तो आपका 20,000 तो हो गया आपका इसका कुल आय। लेकिन यहाँ पे 3 को परिवार का दिया हुआ है, कितना दिया है? 4,000, 7,000 और 3,000, 7 3 10 4 14,000 हुआ। कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 14,000। 14,000 हो गया तो आपका ये चौथा जो है कितना होगा? तो घटा देंगे कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6,000। तो ये आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है कि आपका इसमें 4 परिवार है, 4 परिवार में प्रति व्यक्ति क्या है? 5,000। तो 5,000 को यदि हम गुना कर देंगे 4 से, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, तो कितना होगा? 20,000 उसका कुल आय हो गया। कुल आय हो गया, जबकि 3 परिवार का आय दिया हुआ है, 4,000 दिया है और 7,000 और 3,000, ये 3 परिवार का आय दिया हुआ है। तो 7 4 11, 11 3 14, 14,000 आपका 3 परिवार का हो गया। और जो पूछ रहा है चौथा परिवार, तो चौथा परिवार क्या? चौथा परिवार पता नहीं है ना, तो चौथा परिवार उसमें घटा देंगे। 20,000 में 14,000 घटा देंगे कितना बचेगा? 6,000। 6,000 जो आपका क्या हो गया? या चौथा परिवार का आय हो गया। चौथा परिवार का जो आय कितना हो गया? 6,000। तो आपका ये ऐसे निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, औसत आय, इसको प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, की गणना किस आधार पर की जाती है? देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। अभी आपको बताए थे, सूत्र बताए थे, क्या बताए थे? औसत आय को ही बोलते हैं आपका, औसत आय का दूसरा नाम क्या है आपका? प्रति व्यक्ति आय। क्या है वो? प्रति व्यक्ति आय। औसत आय का दूसरा नाम प्रति व्यक्ति आय। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है देश की कुल आय, मतलब कुल आय भागा या बटा क्या? कुल जनसंख्या। क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकालना हो, या औसत आय या प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है? तो कुल आय बटा कुल जनसंख्या। देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या, यानी कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा औसत आय, या फिर इसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? तो फिर एक तो हो गया ना, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय लोगों की क्या होती है? औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को क्या बोलते हैं? औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को क्या बोलते हैं? लोगों की औसत आय कहते हैं। अभी हम आपको बताए थे प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं। भारत में वर्तमान जीवन आशा क्या है? भारत में जो है वर्तमान जीवन आशा जो है क्या है वो? 63 वर्ष। भारत में वर्तमान जीवन आशा क्या है?
63 वर्ष। कितना है जीवन आशा वर्ष? कितना है 63 वर्ष। देखिए एक देश के विकास का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, जिसको औसत आय बोलते हैं। एक देश के विकास का मापन जो है प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है या फिर औसत आय, इसी को बोलते हैं, औसत आय से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, जिसको क्या बोलते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI होता है वो किसके द्वारा जारी करता है? तो UNDP द्वारा जारी करता है HDI को। और यहाँ पूछ रहा है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का स्थान कितना है? 126। HDI रैंक क्या है? HDI रैंक भारत का कितना है? 126। भारत का HDI रैंक क्या है? 126। साक्षरता दर, साक्षरता दर जो है वो आपका कितना है? 7 वर्ष और उसके अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात होता है। साक्षरता दर जो है 7 वर्ष और उसके अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात होता है। यानी आपका 7 वर्ष से अधिक जब एज हो जाता है आयु, तब उसको गिना जाता है साक्षरता का जो दर होता है उसमें। उससे कम वाला को वो नहीं काउंट करता है, क्योंकि बच्चा है तो वो तो साक्षर नहीं बन जाएगा ना। 7 वर्ष से अधिक का बच्चा को साक्षरता का दर में उसको शामिल किया जाता है। 7 वर्ष से अधिक वाला को वो देखा जाता है वो साक्षर है कि निरक्षर है, उससे कम वाला को नहीं काउंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि बच्चा पेट के बाद मतलब वो बड़ा होगा तब ना पढ़ेगा तो ना साक्षरता कहलाएगा। ऐसा तो नहीं कि 2 साल का बच्चा उसको क्या देगा, 2 साल तो पढ़ने का समय उसका है ना, वो तो बाद में पढ़ेगा। इसलिए साक्षरता के लिए आपको 7 साल के बाद ही उसको काउंट किया जाता है। अब इसके बाद अब दूसरा लेसन आपका अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक दूसरा लेसन आपका इकोनॉमिक्स का जो सेकंड लेसन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जो पहले MCQ देखेंगे, उसके बाद वन लाइनर को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है उद्यमों के स्वामित्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार जो पर जो है किस आधार पर विभाजित है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक जो है किस आधार पर विभाजित है? तो उद्यमों और स्वामित्व के आधार पर, उद्यमों और स्वामित्व के आधार पर जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक जो है विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, प्राथमिक। एक वस्तु अधिकांशतः जो है प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर क्वेश्चन, किसी विशेष वर्ष में वो जो उत्पादित जो होता है वो क्या है? वो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के कुल योगफल को ही GDP कहते हैं। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को GDP कहते हैं। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को GDP कहते हैं। GDP जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का पूरा नाम अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। जो किसी विशेष वर्ष में जो उत्पादित होता है वो क्या कहलाता है? आपका सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य के कुल योगफल को ही क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GDP के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 50 से 60%। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। GDP के पदों में जो है 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो वो कितना है? 50 से 60%। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? तो 200 जिला। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, 200 जिला। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है क्या है कितने जिला में लागू किया गया? तो आपका 200 जिला में। कितना जिला में? 200 जिला में। और यह क्या है? नरेगा का ही पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नरेगा का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार नरेगा। ये जो नरेगा है, ये नरेगा का ही पूरा नाम हिंदी में है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अंग्रेजी में क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो आपका कितना जिला में लागू है? 200 जिला में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नरेगा का जो पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो हिंदी में होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और कितने जिलों में लागू है? तो 200 जिला में। कितना जिला में? 200। ये जो नरेगा है, नरेगा का ये आपका ये लागू कब हुआ? 2009 में। कब हुआ? 2009 में। और इसका पूरा नाम है यहाँ पे मनरेगा। ये जो आपका है ना, महात्मा गांधी मनरेगा, ठीक है। नरेगा को मनरेगा भी बोलते हैं। ये मनरेगा नरेगा दोनों एक ही है। मनरेगा को ही नरेगा बोलते हैं। पूरा नाम क्या होता है उसका? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आपका उसी को मनरेगा को ही क्या बोलते हैं? नरेगा नाम। अब मनरेगा का नाम क्या कर दिया? नरेगा कर दिया है। मनरेगा का नाम क्या कर दिया? पहले मनरेगा था, अब उसको नरेगा कर दिया। मनरेगा की जगह MG को क्या किया? हटा दिया। महात्मा गांधी को हटा दिया। पहले क्या था? पहले था उसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब उसको क्या कर दिया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया। यानी अब मनरेगा को नरेगा कर दिया। और कब यह हुआ? 2009 में। और जो इसका लागू करने वाला कौन था? वो आपका जो पूर्व प्रधानमंत्री, जो आपका ये जो पूर्व प्रधानमंत्री था जो भारत का, उसी ने क्या किया था? वो सबसे पहले उसको लागू किया था। भारत का जो पूर्व प्रधानमंत्री था PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव जो है वो उसी ने इसको लागू किया था सबसे पहली बार 1991 में। कब? 1991 में। 1991 में सबसे पहली बार मनरेगा को लागू किया गया था। लेकिन अब उसको मनरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया? नरेगा। और वो आपका नरेगा कब स्थापना हुआ? 2009 में। नाम चेंज कर दिया। पहले मनरेगा के नाम से होता था, अब उसको मनरेगा की जगह नरेगा हो गया। यानी MG को हटा दिया और इधर नरेगा को रख दिया मनरेगा। और इसके पहले महात्मा गांधी जुड़ा हुआ था, जो 1991 में लागू किया था पहली बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। लेकिन अब वो अभी जो हुआ क्या है, वो इसका नाम बदल के नरेगा कर दिया। जो आपका यह 2009 यानी 2008 से ही वो शुरू हुआ नरेगा। 2008-9 में क्या हुआ? लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आ गया। ये अभी यहाँ तो है इसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन गारंटी, यही हो गया आपका नरेगा। किस वर्ष लागू किया? 2005 में। ये 2005 में लागू हुआ। क्या हुआ? 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। ऑप्शन नंबर 1 का सही हो जाएगा। 2009 में नहीं हुआ, 2005 में हुआ। चलिए ये क्या है? 2005 में नरेगा का स्थापना हुआ है। तो मनरेगा का जो मनरेगा नरेगा सब उसी मनरेगा का ही नाम। देखिए MG पहले था, उसके बाद ऐसे था। पहले इसका नाम क्या था? मनरेगा। इस तरह का मनरेगा। महात्मा गांधी को हटा दिया, अब नरेगा रह गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो आपका कब लागू हुआ? 2005 में। ये 2005 में लागू हुआ। कब? कौन सी? नरेगा का जो स्थापना हुआ 2005 में। नरेगा का स्थापना कितना हुआ? 2005 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वो 2009 में नहीं हुआ था, इसमें 2005 सही है। वो गलती मिस्टेक से वो गलती निकल गया था मुझसे। चलिए तो यह क्या है? 2005 में नरेगा का स्थापना हुआ है। चलिए लागू हुआ है भारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम जो कितने दिनों के लिए रोजगार देता है? 100 दिनों के लिए। कितना दिनों तक के लिए? 100 दिनों तक वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिनों के लिए रोजगार का आश्वासन दिया गया है? तो 100 दिन। जो नरेगा के द्वारा कितना दिन के लिए रोजगार का आश्वासन दिया गया है? तो 100 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? तो असंगठित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि। कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया में कौन आता है? कृषि। कृषि क्या है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा? तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र जो है वह भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक के क्षेत्र में उभरा। तृतीय क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला? तो द्वितीय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र को जो है प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला। किसको? द्वितीय क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र को प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है? तो क्या है? चीनी उत्पादन, चीनी बनाना। चीनी बनाना क्या है? द्वितीय आपका क्षेत्रक में आता है, द्वितीय क्षेत्रक में आता है, सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी में आता है। और कृषि किस में आता है? प्राथमिक में आता है। प्राइमरी में क्या होता है? कृषि आता है। और द्वितीयक में क्या आता है? आपका चीनी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अल्प रोजगार एक स्थिति है जहां लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प रोजगार की स्थिति तब होता है जहां अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अल्प रोजगार। अल्प रोजगार की स्थिति कब होता है? जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, उसको बोलते हैं अल्प रोजगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृषि डेयरी खेती किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? तो प्राथमिक। कृषि किस में है? प्राथमिक में। प्राइमरी में है। कृषि का एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि डेयरी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। वर्ष 2010-11 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा सबसे बड़ा था? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीयक में आता है। सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। वर्ष 2010-11 के उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था? वो तृतीयक क्षेत्र जो आपका सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? पर्यटन निर्देशक। पर्यटन निर्देशक जो क्या आपका संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। पर्यटन निर्देशक संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है, कौन नहीं है? सब्जी विक्रेता। सब्जी विक्रेता क्या वो संगठित क्षेत्र नहीं होता, वो असंगठित होता है। सब्जी विक्रेता क्या वो असंगठित होता है। और संगठित कौन है? वकील है, शिक्षक है, डॉक्टर, ये सब क्या है? संगठित क्षेत्र है। वकील, शिक्षक, डॉक्टर, ये सब क्या है? संगठित क्षेत्र में कार्यरत होता है। और आपका संगठित में कौन आता है? पर्यटन निर्देशक भी क्या वो संगठित में आता है। आपका वो दर्जी, कुम्हार, धोबी, ये सब क्या है? असंगठित होता है। दर्जी, कुम्हार, धोबी क्या है? असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होता है। और पर्यटन निर्देशक संगठित में। और संगठित में कौन कौन है? शिक्षक, वकील, डॉक्टर और भी है। सब्जी विक्रेता किस में आता है? असंगठित में। चलिए, जिसका फिक्स इनकम रहता है उसको क्या बोलते हैं? संगठित होता है। जो उसका मतलब उसका कुछ ये है, जैसे मतलब वो वकील है या जो भी है, उसका कुछ न कुछ वो आय का स्रोत क्या वो निश्चित है, तो क्या हो जाएगा? आपका संगठित है। जो ऑर्गेनाइजेशन है। और जो आपका ऐसे रहता है जिसका असंगठित रहता है, उसको जो फिक्स नहीं रहता है, जैसे सब्जी बेचने वाला कोई फिक्स नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो आपका असंगठित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसलिए असंगठित में क्या होता है? शोषण होता है। संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है तो वो तब कर लिए क्या? सब्जी विक्रेता हो जाए, वो असंगठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010-11 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना था? तो आपका 42 लाख। कितना था? 42 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर 1 का सही हो जाएगा। 2010-11 में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको जीडीपी बोलते हैं, वो कितना था? तो आपका 42 लाख करोड़। 42 लाख करोड़ था 2010-11 में जीडीपी भारत का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, रेलवे का उदाहरण है। रेलवे क्या उदाहरण है? किसका उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। रेलवे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। रेलवे किसका उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता है? तो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो नरेगा होता है। क्या वो? नरेगा। कब लागू हुआ? 2005 में। ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो क्या है? टिस्को जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? खनन। खनन क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कौन? खनन हो गया, कृषि हो गया। चलिए नेक्स्ट, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता का देने का प्रावधान है? तो क्या आपका 15 दिन। 15 दिनों तक वो 15 दिनों के भीतर वो जो है क्या है? बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है नरेगा में काम नहीं मिलने पर। यदि वो काम नहीं देता है तो वो 100 दिनों का काम देने का वो गारंटी है कि 100 दिन आपको देने का आश्वासन है नरेगा में कि 100 दिन आपको काम दिया जाएगा साल में। लेकिन नहीं मिलने पर वो 15 दिन के अंदर वो क्या उसको 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलने का प्रावधान है नरेगा में, काम नहीं मिलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान किसका है? पूंजी। उत्पादन के उद्देश्य से प्रथम स्थान किसका है?
पूंजी का प्रथम स्थान है उत्पादन के उद्देश्य से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तृतीयक क्षेत्रक संबंधित है क्या? बैंक सेवाएं। बैंक सेवा क्या है? तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है। और आपका कृषि क्या है? प्राथमिक है। डेयरी क्या है? प्राथमिक है। और चीनी क्या है? द्वितीयक। कृषि, डेयरी यह सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है। बैंक सेवाएं यह क्या है? आपका तृतीयक क्षेत्रक है जो सबसे बड़ा है। और चीनी क्या है? वो द्वितीयक क्षेत्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका द्वितीयक क्षेत्रक में कौन शामिल है? तो इनमें से सभी। यह क्या है? कुम्हार, बुनकर, दिया सलाई कारखाना, ये सभी क्या है? कुम्हार भी क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। बुनकर भी क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में। और दिया सलाई कारखाना में श्रमिक जो वो भी द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। तो इनमें से सभी इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो आपका बैंकिंग क्या है? तृतीयक क्षेत्र में है, ये आपका शामिल नहीं है। वानिकी प्राथमिक में है, वो खनन भी क्या है? प्राथमिक में है। और मत्स्य भी खनन पालन भी क्या है? वो भी प्राथमिक में है। तो प्राथमिक में कौन कौन है आपका प्राथमिक में क्या है? आपका खनन है, मत्स्य पालन है और वानिकी। और बैंकिंग किस में आता है? तृतीयक में। यहाँ पे बोला प्राथमिक क्षेत्र नहीं है तो बैंकिंग आपका हो जाएगा। बैंकिंग किस में आता है? तृतीय में आता है, टर्टरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया गया है? भंडारण को किस में शामिल किया गया? तृतीयक में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। भंडारण को किस में रखा गया है? किस क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र में भंडारण को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है वो क्या है? द्वितीयक में, सेकेंडरी में है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता, ये क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी सेकेंडरी में वो आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रचंड बेरोजगारी का महत्व ऐसी स्थिति है जहां लोग नियोजित है किंतु उत्पादकता शून्य है। देखिए प्रचंड बेरोजगारी का मतलब क्या है? ऐसी स्थिति से जहां लोग काम करता है लेकिन वो उत्पादकता क्या है? शून्य, मतलब वो काम नहीं हो रहा है, काम में लगा हुआ लेकिन वो काम नहीं कर रहा, नियोजित है लेकिन वो उत्पादकता शून्य है। इस स्थिति में क्या करेगा? प्रचंड बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ को चुनना है। तो यह उन उद्योगों को शामिल करता है जहां रोजगार नियमित है। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ है यह उन उद्योगों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। वो क्या है? रोजगार उसको रोज मिल रहा है तो वो क्या है? संगठित क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र क्या है? परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र जो तृतीयक में आता है। सेवा क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र में जो आता है उसी को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सभी क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसको तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि, डेयरी, मछली पालन, ये सब वानिकी, ये सब क्या है? प्राथमिक में। यह क्या है? प्राइमरी में है। क्या वो प्राइमरी में है? क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। क्या कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी क्या है? प्राथमिक में है। चीनी, गुड़, ईंट बनाना, ये सब क्या है? द्वितीयक में। ये आपका प्राथमिक में है और यह क्या आपका द्वितीयक में है। और नीचे वाला क्या है? तृतीयक में है। कौन? परिवहन, संचार और बैंकिंग क्या है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चीनी, गुड़, ईंट बनाना यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, ये सभी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए तो यहाँ पे पूछा है सेवा क्षेत्र तृतीयक में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो। ये सभी भी क्या है? तृतीयक में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जीडीपी का अस्तित्व जो है वो जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न से कौन सा है? तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्प बेरोजगारी उस व्यवस्था को कहते हैं जहां अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जो जहां अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, उसको अल्प बेरोजगारी कहे जाते हैं। चलिए उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तृतीयक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियाँ तृतीयक क्षेत्र में नहीं है? तृतीयक क्षेत्र में नहीं है तो कौन है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या है? तृतीयक क्षेत्र में नहीं है। बैंकिंग आपका तृतीयक क्षेत्र में है। अध्यापन भी क्या है? तृतीयक क्षेत्र में है। किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये भी क्या है? तृतीयक क्षेत्र। बैंकिंग में काम करना या अध्यापन का काम करना, शिक्षक वगैरह, टीचर वीचर, वो क्या है? वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र में आता है। और किसी कॉल सेंटर में भी काम कर, वो भी क्या है? सेवा दे रहा, वो भी क्या है? तृतीयक में है। मधुमक्खी पालन क्या है?
प्राइमरी में है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, वो ऑप्शन नंबर 2 उसका हो जाएगा। जो बोल रहा है तृतीयक में नहीं है तो कौन प्राथमिक में आता है, कौन मधुमक्खी का पालन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, किस क्षेत्र के जो है श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं तो कौन तृतीयक, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र के जो श्रमिक जो है वो माल का उत्पादन नहीं करता है, तृतीयक क्षेत्र के का श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करता है, जबकि प्राथमिक द्वितीयक और चतुर्थक ये सब करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 उसका सही हो जाएगा तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र का मालिक जो है वो श्रमिक वो उत्पादन नहीं करता, माल का उत्पादन नहीं करता है, प्राथमिक द्वितीयक चतुर्थक वो सब करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा अर्थव्यवस्था विशालता को प्रदर्शित करता है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी जो है वो क्या है आपका अर्थव्यवस्था का जो है विशालता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिवहन भंडारण संचार बैंक सेवाएं व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं तो आपका तृतीयक, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। परिवहन भंडारण संचार बैंक सेवाएं अध्यापन ये सभी क्या है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। चलिए इस तरह से आपका ये भी लेसन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो आपका सेकंड लेसन है आपका इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का जो दूसरा अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसका भी जो आपका 38 MCQ था जो कंप्लीट कर लिए हैं। 38 MCQ था जो सेकंड लेसन का वो भी कंप्लीट हो गया। अब उसका कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका सेकंड लेसन का है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्र में बटा हुआ है। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्र में बटा हुआ है तो आपका 2 क्या है 2, ऑप्शन नंबर वन लाइनर है 2, तो क्या हो जाएगा 1 का आंसर हो गया 2। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां जो है 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा किस क्षेत्र में संबंधित है, सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र में आता है। जीवन बीमा जो है आपका जीवन बीमा किस क्षेत्र में संबंधित है तो तृतीय क्षेत्र से जो सेवा क्षेत्र कहलाता है। जो जीवन बीमा किस क्षेत्र से संबंधित है, सेवा क्षेत्र से जो तृतीय क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है, सेवा क्षेत्र को हो गई। चलिए भारत में कितने प्रदेशों में काम करने का अधिकार लागू किया गया 150। भारत में कितने प्रदेशों में काम करने का अधिकार लागू किया गया 150। भारत में 150 प्रदेशों में काम करने का अधिकार लागू किया गया। भारत में 150 प्रदेशों में काम करने का अधिकार लागू किया गया। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या कहलाता है, जीडीपी जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है तो द्वितीयक क्या हो जाएगा, द्वितीयक। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना क्या कहलाता है, वो किस क्षेत्र में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है वो जो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है तो प्राथमिक क्या है वो प्राथमिक। वनोत्पाद का संग्रह करना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। वनोत्पाद का जो संग्रह करना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाता है, संगठित क्षेत्र क्या कहलाता है, संगठित क्षेत्र। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों की अनुपालन करना होता है वह संगठित क्षेत्र कहलाता है। आप सभी जानते हैं संगठित क्षेत्र में कौन कौन आता है, आपका वकील हो गया, आपका शिक्षक हो गया, जो भी है जो आपका ये सब क्या है किस में आता है, संगठित क्षेत्र में। किस में आता है, संगठित क्षेत्र में आता है। और असंगठित में कौन कौन आता है, दर्जी, आपका कुम्हार, ये सब क्या है और संगठित में आता है। पर्यटन निर्देशक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, ये सब क्या है संगठित क्षेत्र में आता है। और वह क्या करता है, सरकार का जो नियम कानून को वो मानता है, इसलिए वह संगठित क्षेत्र में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है, दोहरी गणना की
समस्या से बचने के लिए। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना की जाती है। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो द्वितीयक। विनिर्माण की क्रिया जो हुआ द्वितीयक क्षेत्र का भाग है। विनिर्माण की क्रिया द्वितीयक क्षेत्र का भाग है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल है होता है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। 14-15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो निवल उपस्थिति अनुपात। 14-15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो संगठित क्षेत्र। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो सवेतन जो है छुट्टी का प्रावधान जो है संगठित क्षेत्र में आता है। जो डॉक्टर, शिक्षक, वकील, संगठित पर्यटन, ये सभी जो आता है आपका पर्यटन निर्देशक, ये सभी आपका संगठित क्षेत्र में आता है। उसमें क्या है? सवेतन छुट्टी का प्रावधान है। मनरेगा का विस्तारित रूप क्या है? महात्मा गांधी। आ गया ना मनरेगा, जो आपका बोले थे जो मनरेगा का विस्तारित रूप क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नरेगा के पहले एमजी लगा दो, बस वही मनरेगा हो जाता है। नरेगा के पहले एमजी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा का विस्तारित रूप है, पूरा फुल फॉर्म है मनरेगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है और सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो वह संगठित। क्या हुआ? नर्स का भी क्या हुआ? संगठित क्षेत्र में होता है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, वो क्या है? संगठित क्षेत्र में आता है। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी क्या है? कृषि क्षेत्र। क्या हुआ? कृषि क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी है? कृषि क्षेत्र में। भारत में कृषि क्षेत्र में जो है छुपी हुई बेरोजगारी है। भारत के कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी है। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि क्या कहलाता है? वृद्धि नहीं होती है। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत में जो है बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कपास एक क्या है? प्राकृतिक उत्पाद है। कपास का एक प्राकृतिक उत्पाद है। चमड़ा एक क्या है? विनिर्मित उत्पाद है। चमड़ा क्या है? एक विनिर्मित उत्पाद है। कपास क्या एक प्राकृतिक उत्पाद है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ परस्पर क्या है? निर्भर है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ जो है परस्पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे अध्यापन, और आपका तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र में आपका अध्यापन आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, LIC आ जाता है, ये सभी क्या है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। परिवहन आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे एवं सीमांत किसानों के श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र नहीं होगा। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और परिवहन को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। परिवहन को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि परिवहन किसके अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र में अंतर्गत आता है। परिवहन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र भी कहलाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र के श्रमिक में क्या होता है? अल्प बेरोजगारी होता है। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी होती है। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब इस तरह से आपका लेसन
2 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब लेसन 3 को देखेंगे। लेसन 3 क्या आपका मुद्रा और साख। मुद्रा और साख। लेसन 3 क्या है मुद्रा और साख। मुद्रा और साख। अब हम लोग लेसन 3 में पहुंच गए हैं। इकोनॉमिक्स का आपका लेसन 3 है मुद्रा और साख। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब बनी। नई आर्थिक नीति कब बना 1991 1991। नई आर्थिक नीति कब बनी 1991 1991 में जो है नई आर्थिक नीति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। क्या हुआ, भारत में केंद्रीय बैंक का क्या नाम है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का ही शॉर्ट नेम क्या है आरबीआई। इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय रिजर्व बैंक, उसका केंद्रीय बैंक का ही नाम है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है, साख नियंत्रण करना। क्या हुआ, साख नियंत्रण करना। भारतीय रिजर्व बैंक का क्या काम है, मुख्य कार्य क्या है, साख नियंत्रण करना। क्या करना, साख नियंत्रण करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आपका 1 अप्रैल 1949। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 अप्रैल 1949। 1 अप्रैल 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 अप्रैल 1949। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली क्या कहा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है, तो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है, तो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1949। 1 अप्रैल 1949 को क्या हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 अप्रैल 1949। और यह क्या करता है, भारत में करेंसी नोट को जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ऋण के औपचारिक स्रोत शामिल नहीं है, नियोक्ता। नियोक्ता का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ऋण के जो औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, कौन, नियोक्ता जो है ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, जबकि बैंक, सहकारी समिति ये सब शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है, तो ग्रामीण वाणिज्यिक बैंक। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है, तो आपका क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड जो है क्या, प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। क्रेडिट कार्ड आपका प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। क्रेडिट कार्ड आपका प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है, रुपया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। भारत में रुपया जो है मुद्रा अपनाई जाती है। भारत में रुपया मुद्रा अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है क्या, व्यापारी। ऑप्शन नंबर 1, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है क्या, व्यापारी। व्यापारी जो है क्या है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में कौन शामिल है, व्यापारी। क्या है, व्यापारी आपका क्या है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, तो आपका 15%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर में भी यह सभी प्रश्न को देखने के लिए मिलेगा। आप वहां पर भी आपका प्ले लिस्ट में आपका अपलोड है मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का जैक बोर्ड के लिए, जो आपका 10 मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर प्ले लिस्ट में जारी किए, ऑब्जेक्टिव रूप में है, आपका बहुविकल्पीय रूप में है, और आपका सब्जेक्टिव भी कुछ वीडियो डाला हुआ है, और कुछ वीडियो और भी हम अपलोड कर देंगे सब्जेक्टिव सेट का। चलिए, तो जितना है उसको आप देखेंगे। मैराथन भी आपका चैप्टर वाइज, आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का आपका इकोनॉमिक्स अभी आज हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। आपका इससे पहले आपका हिस्ट्री का अपलोड है, पूरा टोटल हिस्ट्री
संपूर्ण हिस्ट्री का है, संपूर्ण ज्योग्राफी का है, संपूर्ण सिविक्स का आपका वीडियो आपका अपलोड है, सभी को देखेंगे। और ये आपका आज का वीडियो आपका संपूर्ण इकोनॉमिक्स है जो आपका चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं। इससे पहले आपका मॉडल सिंपल पेपर भी आप देखेंगे। तो आपका क्या है, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखता है, वो 15%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 15%। एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं, तो आपका एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होता है, एक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, एक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है। सेंट्रल बैंक कितना होता है, एक ही होता है एक देश में। एक देश में कितना होता है, सेंट्रल बैंक एक ही होता है। जो भारत में क्या है, आरबीआई। भारत में क्या है, आरबीआई। भारत का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम। मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है आपका क्या है, फर्स्ट काम क्या है, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम क्या है, वो मुद्रा है। साख की शर्तों में यह शामिल नहीं होता है, क्या नहीं होता है, चेक। चेक क्या होता है, वो साख की शर्तों में शामिल नहीं होता है। चेक जो हुआ साख की शर्तों में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है, कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच अंतर। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है, कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी शर्त जो है कर्ज लेने में शामिल नहीं है, तो आपका कर्जदार की भूमि यह क्या आपका नहीं है शामिल। कर्जदार की भूमि जो है शर्त कर्ज लेने में शामिल नहीं है। जो है कर्जदार की भूमि आपका शर्त कर्ज लेने के में शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस तरह से आपका इस लेसन में भी आपका 18 क्वेश्चन था। जो आपका लेसन जो आपका 3 था इकोनॉमिक्स का, मुद्रा और साख, इसका जो आपका 18 आपका एमसीक्यू था जो हम लोग कर लिए हैं। अब उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वन लाइनर फॉर्म में है। वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे इस लेसन का, मुद्रा और साख का। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। ये आपका गरीब क्या है, गरीब परिवारों की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। क्या आपका गरीब परिवारों की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें जो है अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऊंची ब्याज क्या है, ऊंची ब्याज दर ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। ऊंची ब्याज दर ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है, ऊंची ब्याज दर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी जारी करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैंक पर जमा राशि, बैंक पर जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। बैंक पर जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तब ना बैंक को कुछ फ़ायदा होगा। वो देगा ही अधिक और लेगा कम, तो फिर उसको बैंक उसको बंद करना पड़ जाएगा। इसलिए बैंक में जो है, बैंक में जमा राशि पर जमा राशि पर जो देने वाला ब्याज है वो ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। ऋण आप लोन लीजिएगा अधिक इंटरेस्ट लेता है, और जो आप पैसा जमा करके रखते हैं आपको कम इंटरेस्ट देता है। वो बैंक का पॉलिसी है, क्यों, तब जाकर वो बैंक को कुछ फ़ायदा होता है, तब वो बैंक आप चल रहा है, नहीं तो फिर बैंक को क्या होगा, बंद होना पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, ऋणाधार क्या है, ऋणाधार संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है। ऋणाधार संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिससे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता। ऋणाधार संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिससे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता तब तक। बैंक में वह जमा राशि जिसे मांग के अनुसार निकाला जा सके क्या कहलाता है, मांग जमा। क्या कहलाता है, मांग जमा। क्या कहलाता है, मांग जमा। बैंक में वह जमा राशि जिसे मांग के अनुसार निकाला जा सके वो क्या कहलाता है, मांग जमा राशि, मांग जमा राशि कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न आपका, ऋण प्रदान करते समय या ऋण प्रदान करते हैं चाहे गरीब महिला सदस्यों के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है, ये क्या आपका स्वयं सहायता समूह से वो कर लेता है। क्या करता है वो,
स्वयं सहायता समूह स्वयं सहायता समूह ऋण प्रदान करते हैं चाहे गरीब महिला सदस्यों के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता फिर भी। स्वयं सहायता समूह जो है वह क्या है, ऋण प्रदान करते हैं चाहे गरीब महिला सदस्यों के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता फिर भी। देखिए समूह से जो बैंक लेता है उसमें गारंटर नहीं भी होता है तो भी उसको ऋण दे दिया जाता है। आपका समूह वाला जो ग्रुप वाला जो लोन होता है उसमें आपका गारंटर का उतना बड़ा रोल नहीं है, बिना गारंटर का भी उसको लोन दे दिया जाता है। लेकिन बैंक वह चीज़ नहीं करता। बैंक आपका कर्जदार मतलब बैंक में वह ऋणदार नहीं रहेगा तो आपको ऋण नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक जो है क्या करता है, जमा राशि के बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक जो है वह क्या करता है, बैंक आपका क्या करता है, जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, बैंक जिनके जमाकर्ता एवं कर्जदार के बीच जो मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक क्या करता है, बैंक जिनके जमाकर्ता एवं कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक का काम क्या है, जमाकर्ता एवं कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के साख में क्या होता है, साहूकार से कर्ज लेना शामिल है। क्या हुआ, साहूकार से कर्ज लेना क्या हुआ, शामिल है। अनौपचारिक क्षेत्र के साख में साहूकार से कर्ज लेना शामिल है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय जो वह क्या है, सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय जो है वह सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर पर आपका प्रश्न है, पेपर नोट तथा सिक्के जब वह क्या है, मुद्रा के आधुनिक रूप है। पेपर नोट तथा सिक्के मुद्रा के आधुनिक रूप है। पेपर नोट तथा सिक्के मुद्रा के आधुनिक रूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कामकाज और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। क्या हुआ, ऋण की शर्तें। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तें कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया जो मनी एक्सचेंज जो प्रोसेस होता है, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। क्या करता है, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में जो है मध्यस्थता का काम करती है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करती है, मध्यस्थता का काम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस तरह सबका इकोनॉमिक्स का लेसन 3 भी कंप्लीट हो गया। अब लेसन 4 को देखते हैं। इकोनॉमिक्स का क्या है वो लेसन 4। लेसन 4 क्या आपका है, लेसन 4 आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आपका लेसन 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो है आपका ये आपका इकोनॉमिक्स का आपका 4th लेसन है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स का जो 4th लेसन आपका क्या है, अर्थशास्त्र का जो आपका चौथा दिया है आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले हम MCQ करते हैं, इसके बाद फिर वन लाइनर को देखेंगे। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है देशों के बीच वस्तुओं और निवेशों और लोगों का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। क्या देखा गया, देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का जो है वह द्रुत आवागमन देखा गया है वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है आपका, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है, स्थानीय कंपनियों से
साझेदारी करना। स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना क्या है? विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है आपका स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है तो विकसित देशों के श्रमिकों के। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है तो किस देशों के श्रमिकों को? विकसित देशों के। वैश्वीकरण ने विकसित देशों के श्रमिकों के स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने विकसित देशों के श्रमिकों के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO, क्या बोलते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1995। क्या है? 1995। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ जो WTO। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोर्ड मोटर नामक फर्म भारत में कब आई? तो 1995। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। फोर्ड मोटर जो है कार निर्माता कंपनी है, फोर्ड मोटर वो क्या है नामक फर्म भारत में कब आई? 1995 में जो है फोर्ड मोटर नामक फर्म भारत में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 149। कितना? 149। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 149। 149। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फोर्ड मोटर कंपनी ने अपना पहला प्लांट कहाँ लगाया था? तो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 3 इसका चेन्नई अर्थात तमिलनाडु में। फोर्ड मोटर कंपनी ने अपना पहला प्लांट जो है चेन्नई में लगाया था जो तमिलनाडु में है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, वह कंपनी जो कि अपने उत्पादन का नियंत्रण एक देश से अधिक देशों में करती है वो क्या कहलाता है? बहुराष्ट्र कंपनी। ऑप्शन नंबर 2 इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। बहुराष्ट्र कंपनी। बहुराष्ट्र कंपनी क्या करता है? अपने उत्पादन का नियंत्रण एक देश से अधिक देशों में करता है। वह कंपनी जो कि अपने उत्पादन का नियंत्रण एक देश से अधिक देशों में करता है वह क्या कहलाता है? बहुराष्ट्र कंपनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन। विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला? तो आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या किसने कौन दबाव डाला विकासशील देशों पर? तो विश्व व्यापार संगठन ने। चलिए इसकी स्थापना कब हुआ? 1995। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? 1995 में। इसका सदस्य देश कितना है? 149 और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता जो आपका क्या है? फोर्ड। क्या? फोर्ड मोटर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स जो क्या है विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है जो आपका अमेरिका का कहाँ का है? अमेरिका का है। अमेरिका फोर्ड मोटर्स कंपनी कहाँ का है? अमेरिका का, जो आपका विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है जो भारत में सबसे पहले कहाँ पे उसका प्लांट लगाया था? चेन्नई में। कहाँ लगाया था? चेन्नई में। और यह जब का कब भारत आया था? वो जो फोर्ड मोटर जो कार निर्माता कंपनी जो है वो भारत कब आया था? तो कब भारत आया था आपका? ये आपका भारत जो आपका सबसे पहले आपका ये कंपनी जो आया, ये कंपनी आके प्लांट कहाँ लगाया था? प्लांट लगाया था आपका चेन्नई में। फोर्ड मोटर कार कंपनी जो है, फोर्ड मोटर कार कंपनी आपका सबसे पहला प्लांट भारत में कहाँ लगा? चेन्नई में। और यह आपका फोर्ड मोटर्स जो आपका फर्म जो है भारत कब आया था? 1995 में। 1995 में ही आपका विश्व व्यापार संगठन का भी स्थापना हुआ है। चलिए दोनों का फोर्ड मोटर्स नामक फर्म भी भारत आया 1995 में और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना भी 1995 में ही हुआ है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये तो हो गया ना कि आपका 10 नंबर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मोटर कार कंपनी तो आप जान गए, फोर्ड मोटर कंपनी जो अमेरिका का है, यूएसए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है, तो कंप्यूटर से। किससे की जाती है, कंप्यूटर से। डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम जो है किससे की जाती है, कंप्यूटर से। किससे, कंप्यूटर से। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदारीकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या करता है, उदारीकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विदेशी व्यापार का एक अवरोध है, तो आपका आयात पर कर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आयात पर कर जो है क्या है, विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है। आयात पर कर विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है। क्या है, विदेशी व्यापार पर जो है वो क्या है, अवरोध कौन है, आयात पर कर। आयात पर कर जो है क्या है, विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्र कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्र कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकती है, तो सभी छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए। सभी छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए जो है घरेलू बाजार में बहुराष्ट्र कंपनियों का प्रवेश जो है वह हानिकारक हो सकती है। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्र कंपनियों का प्रवेश जो है क्या आपका सभी छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, वैश्वीकरण अब तक किस प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा, विकसित देश। ऑप्शन नंबर 2, वैश्वीकरण अब तक किस प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा, तो विकसित देश। वैश्वीकरण अब तक किस प्रकार के देशों के पक्ष में रहा, तो अधिक रहा, तो विकसित देश। विकसित देश जो है वह विकसित देश के पक्ष में जो है आपका सबसे अधिक रहा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जो है विकसित देशों के पक्ष में अधिक रहा। विकसित देशों में जो है जो आपका वैश्वीकरण का जो है अधिक रहा विकसित देशों में। विदेशी निवेश वह निवेश है जो बहुराष्ट्र कंपनियां के द्वारा किया जाता है। विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि बहुराष्ट्र कंपनियां के द्वारा किया जाता है। विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि बहुराष्ट्र कंपनियों के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है, तो आपका सार्वभौमिकरण। ऑप्शन नंबर 2 सार्वभौमिकरण जो है वो क्या है, सार्वभौमिकरण क्या करता है, तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है। सार्वभौमिकरण जो है वो क्या है, तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व व्यापार संगठन का गठन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 का सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण। विश्व व्यापार संगठन का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अब इसका 19 क्वेश्चन था इस लेसन में, जो लेसन 4 जो है आपका था इकोनॉमिक्स का, जो लेसन 4 था आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका आपका 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो MCQ फॉर्म में वो आपका कर लिए गए। अब उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। सभी क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को बार बार देखेंगे, 2-4 बार देख लेंगे परीक्षा से पहले, और आप आराम से परीक्षा देने जाइए। सभी प्रश्न इनमें से ही रहेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोगों के बीच लेकर के आते हैं, इसलिए आप सभी प्रश्न को बार बार देख के जाएंगे परीक्षा में, और आपका सभी प्रश्न 40 का 40 प्रश्न आपका इन्हीं सब प्रश्नों में से देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग निश्चित होकर के सभी वीडियो को बार बार देखिए, और आप
निश्चित हो जाइए कि अब 40 में से 40 आपका सभी प्रश्न करके जाएंगे तो 40 में 40 आपका निश्चित रूप से सभी स्टूडेंट्स का आ जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम करा दे रहे हैं। चलिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसी लेसन 4 का आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वन लाइनर फॉर्म में है, उसको देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है आपका? विश्व व्यापार संगठन क्या है आपका? विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ। क्या आपका? विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ। क्या हुआ? विश्व व्यापार संगठन जो आपका क्या है आपका? विश्व व्यापार संगठन जो है क्या है? विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ है। विश्व व्यापार संगठन जो है आपका विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ। जो विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना कब हुआ? 1995। कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? 1995। जो WTO का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों को और श्रमिकों के लिए क्या किया? चुनौतियाँ खड़ी की। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए क्या कर दिया? चुनौतियाँ खड़ी की। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए क्या कर दिया? चुनौतियाँ खड़ा कर दिया। ठीक है, वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए चुनौतियाँ खड़ी की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को अथवा प्रतिरोधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदारीकरण और आपका वैश्वीकरण, ये दोनों टर्म को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। उदारीकरण और वैश्वीकरण, इससे आपका एक क्वेश्चन रहेगा। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, वैश्वीकरण और उदारीकरण। उदारीकरण क्या है? विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधकों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना जो आपका विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए की गई है। किसको? विदेशी निवेश को। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आयात पर जो कर होता है वह क्या कहलाता है? व्यापार अवरोधकों का एक उदाहरण है। क्या आपका? व्यापार अवरोधकों का एक उदाहरण है। आयात पर जो कर है वह क्या? व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए क्या करता है? वह धन प्रदान कर सकती है। क्या कर सकती है? धन प्रदान। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है। भूमि, भवन, मशीन और उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। भूमि, भवन, मशीन और उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, विभिन्न देशों के यह क्या आपका विदेशी व्यापार जो है आपका विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। आयात पर जो व्यापार क्या का अवरोधक का एक उदाहरण है। क्या आपका? आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। आयात पर कर व्यापार जो है अवरोधक का एक उदाहरण। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट लेसन है जो अंतिम लेसन है, जो आपका अब हम लोग पहुंच गए हैं इकोनॉमिक्स का, जो आपका 5th लेसन में जो आपका 5वां अध्याय है अर्थशास्त्र का 5वां अध्याय, जो आपका लेसन का नाम है उपभोक्ता अधिकार।
उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर का जो राइट है उसके बारे में आप इस अध्याय पर इस अध्याय में पढ़ेंगे। उपभोक्ता का अधिकार क्या है उसके बारे में लेसन 5 में देखेंगे, उपभोक्ता अधिकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ MCQ क्वेश्चन है जिसको पहले करेंगे, उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस वन लाइनर को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फिफ्थ लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, खाद्य पदार्थों की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण चिन्ह किया जाता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये जो आपका है, यह लेसन जो 5 है, लेसन 5 का जो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, खाद्य पदार्थों की उपस्थिति, खाद्य पदार्थों की जो स्थिति में निम्नलिखित कौन सा प्रमाण चिन्ह किया जाता है। तो ISI क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ISI। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ISI। खाद्य पदार्थों की स्थिति में निम्नलिखित कौन सा प्रमाण चिन्ह उपयोग किया जाता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ISI। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ISI जो है प्रमाण चिन्ह उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए। ISI का पूरा नाम क्या है, ISI का पूरा नाम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क होता है। ISI का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। मार्क होता है। ISI का पूरा नाम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क्स। ISI मार्क जो हुआ इसमें प्रमाणित चिन्ह का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों की स्थिति के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग मार्क। एग मार्क जो है आपका किस स्थिति में लागू होता है, कृषि उत्पाद की स्थिति में। एग मार्क जो है वो आपका कृषि उत्पाद की स्थिति में लागू होता है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी ये सभी प्रश्न को देखने को मिलेगा और एग्जाम में भी आपको मिलेगा। एग मार्क जो है क्या हुआ, कृषि उत्पाद की स्थिति में लागू होता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ISO। आप अभी आपको हम बताएं ISI का फुल फॉर्म बताएं अभी, इंडियन स्टैंडर्ड आपका क्या इंस्टीट्यूशन। ISI का पूरा नाम क्या बताएं अभी हम, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। लेकिन यहाँ पर ISO का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ISO का। तो ISO का क्या हो जाएगा आपका, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ISO का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, आपका ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ISO का फुल फॉर्म और ISI का इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब, 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक उत्पाद पर MRP का अर्थ होता है, एक उत्पाद पर जो है एक MRP का अर्थ होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। क्या होता है, एक उत्पाद पर MRP का अर्थ होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। और MRP का पूरा नाम क्या होता है, MRP का फुल फॉर्म होता है, हिंदी हो गया अधिकतम खुदरा मूल्य, अंग्रेजी में क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो आपका हिंदी में होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को जो है क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार बोलेगा तो 15 मार्च, और विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर। क्या, 24 दिसंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है। तो उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, उपभोक्ता, कंज्यूमर। उपभोक्ता जो है क्या है, नियमों और विनियमों के माध्यम से
बाजार में संरक्षित है। उपभोक्ता नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 8 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है आपका क्या है, विक्रेता द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं के उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विक्रेताओं द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं के उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विक्रेताओं द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं के उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 1986 1986 को जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1986। और किसके लिए लागू किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? तो आपका विक्रेताओं द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं के उल्लंघन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने अधिकार उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका 6। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को जो है 6 अधिकार उपलब्ध है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को 6 अधिकार उपलब्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है वो क्या करता है? ISO। क्या करता है? ISO। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है वो क्या है? ISO। क्या है वो? ISO का फुल फॉर्म अभी बताएं आपको, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताएं ISO का फुल फॉर्म। और ISI का तो आप जानते हैं, आपको बताए थे इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन मार्क्स। ये सब याद रखिएगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट आपका देखिए इसरो है। इसरो का भी फुल फॉर्म आपको बता दे। और ये जो इसरो जो है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये सब पूछेगा, आप सभी को याद रखेंगे। मान लीजिए अभी ISO को पूछा, तब हो सकता है इसरो का भी पूछ सकता है। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ISO का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और ISI का तो आपको बताएं, फिर बता दे रहे हैं आपको, इंडियन इसका क्या होता है? ISI का क्या होता है? तो ISI का क्या होता है? ISI का क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। और इसरो इसका क्या था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ISO इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका एक WCF है, WCF को भी बता दे रहे हैं। WCF का फुल फॉर्म क्या होता है? और ये आपका जो WCF जो है, WCF का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन। WCF का फुल फॉर्म क्या होता है? विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन। ये सभी का फुल फॉर्म आपको बता दिए। ISI, इसरो, ISO और WCF। ISI, इसरो, ISO और WCF सभी का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। भारतीय मानक संस्थान जो है आपका वो उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, जो भारत में है। भारतीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, जो क्या है? भारत का राजधानी है नई दिल्ली। चलिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेसन का, जो आपका अंतिम लेसन आपका जो चल रहा है, लास्ट लेसन है। MCQ कर लिए। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी देख लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जो 1 लाइनर है आपका लेसन 5 का, उपभोक्ता अधिकार का। उपभोक्ता अधिकार
उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिका में जो है 1962 में की गई थी। कब की गई थी? 1962 में। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिका में 1962 में की गई थी। 1962 को किया गया था उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिका में 1962 में 1962 को किया गया था। चलिए, उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता, उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो आपका रैल्फ नोडर। क्या आपका? रैल्फ नोडर। क्या आपका? उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता कौन है? रैल्फ नोडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो। क्या आपका? उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, प्रचलित जो आपका नारा है, जागो ग्राहक जागो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो आपका क्या है? वैधानिक प्रकार का अधिकार है। वैधानिक क्या हुआ? सूचना का अधिकार जो आपका वो क्या है? वैधानिक प्रकार का अधिकार है। और भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम जो है आपका कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में, अक्टूबर 2005 में। ऐसे भी प्रश्न पूछा है ऑब्जेक्टिव में भी आपका ये प्रश्न, मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार जो है पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया? ऐसे भी प्रश्न पूछा है ऑब्जेक्टिव में आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन है। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? अक्टूबर 2005। तो इस तरह से आपका ये जो आपका इकोनॉमिक्स का जो आपका इकोनॉमिक्स का जो आपका क्लास 10 का आपका ये आपका चैप्टर वाइज जो आपका था, जो 5 चैप्टर था, 5 चैप्टर का जो चैप्टर वाइज MCQ और आपका 1 लाइनर क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने देखा किया। इसलिए सभी प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण है। इसको बार बार देखिए। और आपको चैप्टर वाइज वीडियो आपका इकोनॉमिक्स का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है और आपका सिविक्स का, तीनों का आपका चैप्टर वाइज आपका देखिए। हिस्ट्री का भी आपका डाला हुआ है, फिर आपका क्या ज्योग्राफी का भी आपका चैप्टर वाइज वीडियो डाला हुआ है और आपका क्या सिविक्स का भी आपका चैप्टर वाइज डाला हुआ है। और आज आपका इकोनॉमिक्स का भी आपका आज हम आपको करा दिए। तो इस तरह से आपका क्लास 10 का सोशल साइंस का जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड है, ज्योग्राफी का भी है, सिविक्स का भी है, इकोनॉमिक्स का भी, चारों वीडियो का आप देख लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और उसके बाद 10 मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव का डाला हुआ है और फिर आपका 10 सब्जेक्टिव भी डाल देंगे। मैप का भी डाला हुआ है जो आपका 5 नंबर वहाँ से भी फिक्स है। और आपका जो भी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो उसको भी हम और आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज लाने वाले हैं। 1-2 दिन में आपको आपका 400 प्लस ऑब्जेक्टिव का जो मैराथन सेशन रहेगा, जो मिक्स रहेगा, इसमें सोशल साइंस रहेगा। क्या रहेगा? सोशल साइंस का आपका जो है क्लास 10 का जैक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए आपको ये आपको बता दे रहे हैं कि सोशल साइंस का जो आपका 20 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 2023 को जो आपका 20 मार्च को जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए एक मैराथन क्लास लेकर के हम आ रहे हैं, जो बहुत जल्द लेकर के आएंगे। जो सोशल साइंस का 400 प्लस MCQ को एक ही वीडियो में करने जा रहे हैं। सोशल साइंस का 400 प्लस MCQ को उसी वीडियो में एक ही वीडियो में करेंगे, जो आपके लिए सभी प्रश्न 40 प्रश्न जो आपका परीक्षा में जो 20 मार्च को पूछा जाएगा, वो 400 प्लस क्वेश्चन में से ही आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग उसको भी देखेंगे। और आपका जो चैप्टर वाइज वीडियो डालें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, सभी को चैप्टर वाइज देखिए। और आपका उससे पहले आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ है 10-10 सेट, सभी को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप देखिए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए आज इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।